जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा को देखते हुए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग 23 सितंबर का एक बहुत ही बेहतर क्लास को इस सेशन के तौर पे लेकर आया हूं, जो आपके एग्जामों के लिए दोस्तों बेहतर साबित होने वाला है। जिसमें हम लोग दोस्तों इसमें जीके, साइंस, मैथ, करंट अफेयर और आपका अब हिंदी व्याकरण के प्रश्नों देखने को मिलेगा इस क्लास में। और ये क्लास आपका 23 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट को लिए दोस्तों ये बेहतर साबित होगा, क्योंकि आपके परीक्षाओं में यहाँ से डायरेक्ट जो है आपके 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को परीक्षाओं में मिलेगा। क्योंकि जो भी क्लास आपको करवा रहे हैं बिहार डीएलएड का, वहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है आपके परीक्षा में डेली। ठीक है, तो चलिए साथियों इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस क्लास को आप लोग संपूर्ण तरीके से पूरे अटेंड कीजिए। ठीक है, और दोस्तों आपके परीक्षाओं के नज़दीक में वही पढ़ना होता है जो आपके परीक्षा में पूछा जाए, तो हम लोग उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने लेकर आए हूं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है। यानी भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब के बारे में बात किया गया है कि कौन से हो जाएंगे दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहन बागान। ठीक है, मोहन बागान जो हो जाएंगे, यही जो फुटबॉल क्लब है जो कि भारत का सबसे पुराना क्लब है। इसकी स्थापना अगर देखा जाए कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1889 में इसकी स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1889 में इसकी स्थापना किया गया था, इसे याद रखिएगा दोस्तों। एक जो है कलकत्ता फुटबॉल क्लब की भी स्थापना किया गया था। ठीक है, ये एक कलकत्ता फुटबॉल क्लब थी, इसे भी याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता फुटबॉल क्लब की स्थापना जो किया गया था, ये कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। ये कब किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1872 में किया गया था। ठीक है, ये नियमित किया गया था दोस्तों, ये पूरी तरह से नहीं किया गया था और संपूर्ण तरीके से जो लागू किया गया था दोस्तों, ये आपका मोहन बागान जो थे, ये फुटबॉल क्लब को सबसे पहली बार 1889 में इसे लॉन्च किया गया था। इसे याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जिसका भी एग्जाम दोस्तों 23 सितंबर यानी आज है, वे सभी साथी आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छी तरह से पूरी क्लास को अटेंड करके आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैनर हिम रेखा ये किन दो देशों के बीच में है। तो मैनर हिम रेखा के बारे में पूछा गया है, तो रूस और फिनलैंड देशों के बीच में है, याद रखेगा। अच्छा, रूस और फिनलैंड देशों के बीच में मैनर हिम रेखा को तो खींचा गया था। ठीक है, लेकिन ये कब खींचा गया था ये आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, तो 1939 में। कब? 1939 में खींचा गया था, जिस समय शीत युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, शीतकालीन युद्ध चला था जो 1939 में चला, 1939 से 40 तक चला था। उसी के तहत जो है ये मैनर हिम रेखा को खींचा गया था, जो कि रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। ठीक है, ये रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो प्रीपेड जारी करने वाला पहला बैंक भारत का कौन सा हो जाएंगे? तो ओबीसी, जिसका नाम क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया था। यानी पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में लिखा गया था ये आपसे बताना है। ये आप सभी को सांस्कृतिक, अवधी, ब्रज भाषा या आपका फारसी। तो साथियों 4 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ब्रज भाषा में इसे क्या किया गया था? तो इसे लिखा गया था दोस्तों, किसको? पृथ्वीराज रासो के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजंता की चित्रकला किस शैली में स्थित है। तो अजंता की चित्रकला जो है ये किस शैली में स्थित है दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर आंसर 5 का क्या हो जाएंगे? तो आपका टेम्परा। ठीक है, टेम्परा शैली में स्थित है। और ये अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। और साथियों एक बात तो आप लोग याद करके रखिएगा कि आपको इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन बताते हैं और जितने भी एक्सप्लेनेशन करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं, उसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। तो आपके परीक्षा में 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन को सबसे पहले याद आपको रखना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे नहीं आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पर है आ गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर्क और मकर रेखा के बीच का अंतर कितने अंश का होता है? 45 डिग्री, 43 डिग्री,
47 यानी 47 डिग्री, ये आपका 49 डिग्री। तो कर्क और मकर रेखा के बारे में पूछा गया है, इसके बीच जो अंतर होती है और कितने अंश की होती है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ये आपका टोटल 47 यानी 47 डिग्री अंश की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों टमाटर का लाल रंग जो है ये किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण होती है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका जो हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, वही गाजर में देखा जाए, गाजर में कौन सी पाई जाती है? कैरोटीन जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? गाजर में पाई जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन यानी कि जो है रक्त यानी ब्लड का जो है यानी रक्त का खून जो होता है यानी रक्त जो है खून जो होता है वो लाल होता है किसी कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। इसे याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, एक एक करके सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। भारत के क्रिकेट का पहला टीवी प्रसारण कब हुआ था? तो भारत में क्रिकेट का पहला टीवी का प्रसारण जो हुआ था ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों क्या? तो 1966 में। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। ठीक है, 1 KB यानी 1 KB में कितना बाइट होता है? तो 224 बाइट होता है, इसे याद रखिएगा। और एक यानी कि 1 GB बराबर कितना आपका होता है? MB होता है, तो 224 MB होता है, इसे भी याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मधुबनी चित्रकला किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार में मधुबनी चित्रकला स्थित है, याद रखिएगा, जो कि यानी कि मधुबनी में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, पूरे एशिया में ये विकसित है चित्रकला, इसे याद रखिएगा। ठीक है, एशिया में पूछा जाए तो किस देश में है? तो यानी कि भारत देश में हो जाएगा, भारत देश के अंदर जो कि बिहार राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कि BHU की स्थापना कब की गई थी? BHU का फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो साथियों राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे? किसने किया था? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यानी कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों बनारस जो है हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में किया गया था। और बनारस भी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आपका गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए गांधार शैली के बारे में पूछा गया किस नाम से जाना जाता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ग्रीक यानी कि ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से हम लोग जानते हैं, गांधार शैली के नाम से। ठीक है, अगला, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? देखिए अकबर का राज्याभिषेक के बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ हुआ था। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। ठीक है, 13 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व के देशों किस यानी किसे कहते हैं? ठीक है, प्रथम विश्व के देश किसे कहते हैं दोस्तों आपको बताना है। तो साथियों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विकसित देशों को कहते हैं। ठीक है, से विकसित देशों को कहते हैं। और साथियों एक बार जो है BPSC के परीक्षा में एक क्वेश्चन, इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, BPSC के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों कर्क रेखा जो है, ठीक है, कर्क रेखा ये यानी कि पूरे विश्व के कितने देशों से होकर यानी कि जो या भूमध्य रेखा पूछा गया था, नहीं कर्क रेखा नहीं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है ये आपका विश्व में कितने देशों से होकर गुजरती है रेखा? तो यानी कि टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है, याद रखेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर याद रखेगा, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था इस बार। चलिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। ये डिजाइन मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, कलर। ठीक है, कलर जो पेंटिंग जो किया गया था ये पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था, याद रख लेना है दोस्तों ये सभी क्वेश्चन को। ठीक है, अगर वहीं पर अगर झंडा में पूछा जाए कि झंडा में जो कलर होते हैं कितने कलर होते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए झंडा में कलर जो होते हैं वो 4 कलर होते हैं। ठीक है, 4 कलर होते हैं, आसमानी होते हैं, आपका जो होता है यानी टोटल आप लोग याद रखिएगा 4 कलर होते हैं। और यहाँ पर आप लोग झंडे में देखोगे यहाँ पर तिलिया होती है बीच में। दोस्तों झंडे में कुल जो है तिलिया की संख्या कितनी होती है? टोटल 24 तिलिया होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है दोस्तों, बक्सर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी?
तो बक्सर युद्ध के बाद जो हुई थी दोस्तों ये कौन सी संधि हुई थी आपको बताना है। तो साथियों राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा इलाहाबाद की संधि हुई थी उत्तर प्रदेश में, जो कि बक्सर युद्ध के बाद हुई थी दोस्तों। ठीक है, अगला हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। देखिए हुमायूं का मकबरा जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था ये आपको बताना है दोस्तों। तो हुमायूं नामा के मकबरा जो बनाया गया था दोस्तों, ये जो बनाया गया था दोस्तों हाजी बेगम के द्वारा। ठीक है, हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। आईने ए अकबारी यह किसका है, आईने। ठीक है, आईने ए अकबारी जो है ये किसका है, तो ये आपका अकबर का हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है। तो विश्व के सबसे चौड़ी जल संधि का बारे में बात किया गया है, ये कौन से हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, डेविस जल संधि। ठीक है, डेविस जल संधि जो है ये विश्व की यानी कि जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि हो जाएंगे, ये सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व मानचित्र का प्रथम निर्माता कौन था। देखिए यानी विश्व मानचित्र के बारे में पूछा गया, प्रथम जो निर्माता था वो कौन था दोस्तों। साथियों राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे, ये आपका अनेकजी मंडल के द्वारा विश्व मानचित्र का प्रथम निर्माता किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इलायची के खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो साथियों इलायची की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो कौन सी मिट्टी होती है, तो यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी होती है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो है मिट्टी पाई जाती है कौन सी, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। और भारत की किस साइड से, तो याद रखें उत्तरी भारत। ठीक है, उत्तरी भारत से यानी उत्तर प्रदेश बिहार से ज़्यादा जो है ये लेटेराइट मिट्टी यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा में। ठीक है, अगला है शुक्र ग्रह का एक दिन कितने पृथ्वी दिवस के बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो साथियों राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे केवल सी हो जाएंगे, 117 होती है ये दिवसीय बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसतन जो होता है तापमान वो कितना होता है। तो पृथ्वी का औसतन तापमान जो होता है, पृथ्वी का पूछा गया है ना, तो पृथ्वी का जो होता है कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए। तो साथियों राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगी, आंसर यहाँ पर हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस होती है, याद रख लेना है। ठीक है, भारत के पहला प्रेस कब किसने यानी कि जो है लगाया था। भारत का पहला जो प्रेस कब लगाया और किसने लगाया था ये आपको बताना है। तो साथियों राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे, यह 1960 में तो लगाया गया था, किसके द्वारा, फ्रांसीसियो के द्वारा भारत में पहला प्रेस लगाया गया था दोस्तों, यहाँ पर याद रखेगा 1960 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ को दिल्ली में किसने लिया था, यानी कि लाया था, आपको पता होना चाहिए। तो अशोक स्तंभ को दिल्ली में जो लाया था वो किसके द्वारा लाया गया था ये आपको बताना है। तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था दिल्ली में, किसको, अशोक स्तंभ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का। तो ये आपका केरला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका लोकेशन का बात किया जाए तो केरल यहाँ पर आपका हो जाएंगे, सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो देखिए अवध का अंतिम जो है नवाब पूछा गया है कि कौन था दोस्तों। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर वारिद अली खां। ठीक है, वारिद अली शाह या खां, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट। आपका डेल ड्रम क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। देखिए डेल ड्रम क्षेत्र के बारे में पूछा गया है कि कहाँ पाया जाता है। तो साथियों 27 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे, विषुवत रेखा पर पाया जाता है। ये सभी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं या नहीं कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा कहते हैं कि नहीं कहते आप लोग बताइए। तो यस कहते हैं दोस्तों। अच्छा, विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा या आपका 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। तो हाँ, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही रेखा को कहते हैं। ठीक है, अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला सार्वजनिक निगम जो है कौन सा था। तो भारत का जो यानी स्वतंत्र भारत का पहला सार्वजनिक जो निगम था वो कौन सा था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो साथियों राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दामोदर नदी निगम हो जाएगा। यहाँ पर दामोदर घाटी जो परियोजना होती है वही इसका राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का नाम किसने
किसके नाम से रखा गया था? देखिए माउंट एवरेस्ट का जो नाम रखा गया था, बिल्कुल सोच समझ कर आंसर बताना है, किसके नाम पर रखा गया था? जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा। ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा ये नाम जो रखा गया था, माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था, इसे याद रखिएगा। अच्छा, माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में स्थित है? नेपाल देश में। और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 2850 इसका मीटर जो हो जाएंगे, ये ऊंचाई यानी हाइट हो जाएंगे, इसे याद रख लेना है। ठीक है, अगला है गुरु वरिष्ठ वेधशाला, ये कहाँ स्थित है? देखिए यानी गुरु जो है, गुरु वरिष्ठ वेधशाला ये कहाँ स्थित है दोस्तों? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे, ये आपका उज्जैन में स्थित है। उज्जैन नासिक जो कि महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है, याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर याद रखिए 1969 में किया गया था। और 1969 में ही जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है, भारत का मैन ऑफ ऑयल यानी कि माइन ऑफ जो है आयरन किसे कहा जाता है? तो भारत का मैन ऑफ आयरन जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, आप सभी को बताना है। तो आंसर यहाँ पर केवल हो जाएगी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, का मुख्यालय ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो WHO का मुख्यालय आपका जेनेवा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का हो जाएगा जेनेवा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। WHO का फुल फॉर्म पूछा जाता है वर्ल्ड यानी कि जो है वर्ल्ड हेल्थ यानी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, इंडियन जो है मर्चेंट आपका चैम्बर की स्थापना कब हुई थी? देखिए इंडियन मर्चेंट चैम्बर की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी दोस्तों? ये कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछे गए हैं। तो साथियों 34 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे क्या? मुंबई हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? मुंबई, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब जो है प्रक्षेपित किया गया था? तो पहला उपग्रह जो भारत का था इसे कब प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि इसे जो है लॉन्च किया गया था? तो साथियों यहाँ पर आपका 35 का जो आंसर हो जाएंगे 1975 में। ठीक है, 1975 बिल्कुल राइट आंसर, कभी कभी 74 भी देता है। और ये आपका मैथमेटिकल जो आपका जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन हुआ, या आप लोग बोर्ड मार्क्स भी आप लोग इसे जान सकते हैं। ठीक है, यदि इतना बड़ा इतना है तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, यानी हम लोग सबसे पहले देखिए बोर्ड मार्क्स का रूल क्या होता है कि नॉर्मल वाला में, ठीक है, सबसे पहले भाग की क्रिया, फिर ठीक है, फिर उसके बाद गुना का क्रिया, फिर जोड़ का क्रिया, फिर घटा का क्रिया। इसमें आप लोग देखिए नॉर्मल वाला बोर्ड मास है, इसमें आपको बताना है नॉर्मल वाला वो होता है जो कि बिना जो आपका क्या ब्रैकेट वगैरह होता है वो होता है। तो 12 का टेबल हम लोग क्या बार पढ़ेंगे? जो 144 12 का स्क्वायर होता है ना, तो 12 12 144 होगा 12, और गुने है गुने दे देंगे, और 6 है 6 12 6 72, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना हो जाएगा? तो 72 हो जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ये सभी साथी बना लिए होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु की क्रय मूल्य यानी CP जो है, CP कितना है? 800 रुपये है, और उस पर जो है 25% का लाभ होता है। कितना? 25% का लाभ होता है दोस्तों, 25% का लाभ होता है। कितना प्रॉफिट जो होता है 25% का होता है। तो इसे आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो लाभ होती है दोस्तों यानी कितना प्रतिशत होता है? 25% का लाभ हुआ तो 125 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जब 25% का लाभ हुआ है 800 रुपये पर, कितना? 800 रुपये पर 25% का लाभ हुआ, 125 हो जाएंगे, बट्टे 100 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग काट खूट कर लीजिएगा, और 25 8 जो है जगह 1000 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर C बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसी संख्या का 25% जो है 45 है, तो वह संख्या क्या है? देखिए किसी संख्या का 25% अगर 25% जो है आपका, यानी कि उसी संख्या का 25% बराबर, या 25% का मतलब कितना हुआ है? 25/100 का 45 है, तो इसका मान आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 5 25 और 20 पंचे 100, 5 नंबर 45 और 9 दूनी 18। यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर
5/1 है। अब आपको बता रहे हैं 2/3 है, तो आप लोग मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 180 हो जाएगा। तो 180 हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोविक्त का सही अर्थ क्या होता है? देखिए लोकोविक्त का सही अर्थ क्या होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो साथियों 39 का आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। लोक प्रचलित जो है कहावत, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। दादी अम्मा तो बनाइए दी है दोस्तों, ये आपका किसका? तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 का, ठीक है। चलिए हाँ, आप लोग कहाँ से अगर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अतिथि शब्द में कौन सा समास है? अतिथि शब्द में पूछा गया कौन सा समास है दोस्तों, ये आप सभी को बताना है। तो साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है अतिथि शब्द का जो है समास हो जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कि चावल में गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम, यानी चावल में जो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? आप लोग बताइए, कमेंट करके एक बार सभी साथी बताइए। और दोस्तों इस क्लास को पूरी तरह से अटेंड कर लिए होंगे तो इस क्लास को अपने ग्रुप, स्टडी ग्रुप या पर्सनल ग्रुप या कोई आपके मित्र होंगे तो वहाँ आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों इस क्लास को, ताकि 5 से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को परीक्षा में उठा सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इतने सारे क्वेश्चन को देख चुके हैं और साथियों यहाँ पर आप लोगों को सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जीके, साइंस का भी जो आपका फिजिक्स